नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। टीवी मीडिया या अखबार हो या डिजिटल मीडिया हो, आपको लगता है कि जैसा पर्दे के सामने है ठीक वैसे ही पर्दे के पीछे है, लेकिन उससे बिल्कुल हट करके है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए निवेदिता शांडिल्य हैं, जो एबीपी न्यूज में बतौर रिपोर्टर काम कर चुकी हैं। फिलहाल एबीपी न्यूज को इन्होंने अलविदा कह दिया है और अब फ्रीलांसिंग काम कर रही हैं। क्या कुछ हुआ था निवेदिता आपके साथ में चैनल्स में? किस तरीके से क्या महिलाओं का शोषण किया जाता है या महिलाओं को बराबरी का दर्जा वहां भी मिल जाता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी लल्लन टॉप से जी 2018 में। और उसके बाद से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एबीपी न्यूज में। एबीपी न्यूज को जब मैंने अलविदा कहा, उसके बाद मैंने भारत 24 जो कि नया चैनल लॉन्च हुआ है, जी मैंने वहां ज्वाइन किया था। और जितना भी मैंने देखा, मैंने यही देखा है कि मीडिया में भी उतना ही डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेगा जितना कि हमारे समाज में है। जी अब लोग कह सकते हैं कि हाँ, जब इसी समाज का है मीडिया तो होगा ही, लेकिन मसला ये है कि मीडिया तो दूसरों के अधिकारों की बात करता है। अब ये तो वही बात हो गई कि चोर अगर चोरी करता है, अपराध वो भी है। पर हम्म बड़ा अपराध तब होता है जब पुलिस वाला कोई चोरी करे, हम्म क्योंकि उसका काम उस चीज को रोकना है। हम्म मीडिया में पितृसत्ता है, मीडिया में शोषण है, मीडिया में महिलाओं का चरित्र हनन होता है। हम्म मौकों की बात की जाती है, मौके बिल्कुल भी बराबर नहीं दिए जाते हैं। कई चैनल, नेशनल चैनल ऐसे हैं, मैं चाहूंगी कि आप इस पे खुद अपने सोर्सेस से पता करें, हम्म जहां पे आपको दिल्ली ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो में एक भी महिला रिपोर्टर नहीं मिलेगी। अगर 20 पुरुष रिपोर्टर हैं तो मुश्किल से एक से दो लड़कियां रिपोर्टर हैं। और लड़कियां मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप उठा करके चेक कर लीजिए, पूरे पूरे मीडिया में आपको 30 से 40 साल की एज के बाद की रिपोर्टर्स नहीं मिलती हैं, वो ऑफिस में बैठा दी जाती हैं। हम्म क्या कारण है? पुरुष रिपोर्टरों के साथ तो ऐसा नहीं है। हम्म बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा होती है। हम्म आप देखिए, पुरुष जो रिपोर्टर होते हैं वो हर शेप और साइज में आते हैं, हम्म लेकिन महिला रिपोर्टर एक तरह की ही जो है उनको चाहिए। अब जैसे जो टिपिकल एक होता है कि जीरो फिगर, या फिर जिस तरह का एक कह सकते हैं कि फैंसी लुक जो होता है। हम्म मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मेडिकल इश्यूज हुए, मुझे मेरा वेट बढ़ गया और मैं उस खांचे में फिट नहीं बैठती हूँ जो एक टिपिकल फैंसी फिगर होता है। जी जी उस चीज के लिए मुझे बहुत बार सुनना पड़ा। मुझे एक मेरे बॉस ने कहा, और वो महिला है, हम्म कि रिपोर्टर की तरह तुम दिख नहीं रही हो। हम्म मैंने बोला दिखना क्या होता है? कह रहा तुम्हारा काम बहुत अच्छा है एज अ रिपोर्टर। मैंने हम्म बोला यही तो चाहिए। कह रहा हम्म नहीं, लेकिन रिपोर्टर की तरह दिखना चाहिए ना, कि तुम हम्म रिपोर्टर हो। मैंने बोला उसमें क्या है, तो थोड़ा चश्मा हटा लो। मैं हमेशा चश्मा पहनती हूँ। हम्म और थोड़ा चश्मा हटा लो, या फिर अपना ये थोड़ा वर्कआउट करो। तो इस तरह की फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, मौके कम है। अब कहीं भी जब बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो लड़कियों को नहीं मिलती है, और जो लड़कियां संघर्ष करके पहुंचती भी हैं तो फिर कहा जाता है कि अरे पता है कैसे पहुंची है। तो इस हम्म तरह की चीजें मीडिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इस पे कोई भी बोलता नहीं। आप देखिए, मीडिया में भी आप देखिए, कई न्यूज चैनलों से कोरोना के वक्त में आपको याद होगा, बहुत लोग निकाले गए थे, 200 200 बिल्कुल। 250 250 लोग निकाले छटनी गए हुई थे। थी एक मुश्त। बाकी सेक्टर्स में धरना होता है, हम्म विरोध होता है, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, एक मीडिया पर्सन ने ट्वीट तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक संस्थान के खिलाफ बोलते हैं तो केवल उसको नहीं दुश्मन बनाते हैं, हम्म आप पूरे मीडिया को दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो डरते हैं कि इसने अगर इस संस्थान के खिलाफ बोला है, इसका मतलब इसका मिजाज ऐसा है, तो ये हम्म हमें भी ऐसा बोल सकती है या बोल सकता है। तो हम्म। यही होता है, आप एक बार कहीं से बैड टर्म्स पे निकले तो आप पूरी मीडिया से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। क्या जो जो लोग जैसे आप संपादकों की बात कर रही हैं, क्या उन्हें भी डर लगता है हमारी नौकरी चली जाएगी या फिर कोई और अन्य वजह होती है? प्रेशर उनके ऊपर बहुत होता है, पॉलिटिकल प्रेशर खास तौर से। हम्म और उनके ऊपर जो मैनेजमेंट होता है, क्योंकि देखिए अभी मीडिया का काम ना वॉइसेस उठाना, वॉइसेस के लिए नहीं है, या फिर इस चीज के लिए नहीं है कि आवाज उठाना है या फिर कुछ काम करना है लोगों के लिए। हम्म अभी पूरा का पूरा मसला प्रॉफिट का है। मुझे याद है कि हर रोज जो स्टोरी आइडियाज दिए जाते हैं कि रिपोर्टर आप बताइए क्या काम करेंगे, तो हम्म मेरे जो आइडियाज होते थे उस पर मुझे कहा जाता था, अरे यार तुम मतलब तुम तो चैनल बंद करवा दोगी, इस हम्म तरह के आइडिया मत दो। या फिर स्टोरीज मेरी ड्रॉप हो जाती थी कि इसमें जो बाइट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा सरकार का विरोध है। हम्म और इस चीज को लेकर के तो हर रोज आपकी पूरे चैनल में झिकझिक होगी, लड़ाई होगी। और ये हम्म होता है, लोग हम्म डरते हैं इस चीज से कि नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो चैनलों ने स्टैंड लिया था उनके हम्म साथ किस तरह की चीजें हुई थी।
तो इस चीज से बहुत ज्यादा ये डरते हैं, क्योंकि अगर किसी संपादक के रहते चैनल को नुकसान होता है तो वो संपादक बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। आप देखिए हर चैनल में कितने ही संपादक कितने दिन टिक रहे हैं, 3 महीने 4 महीने में सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है चैनलों में। क्यों? क्योंकि मसला केवल और केवल प्रॉफिट का है। मीडिया केवल और केवल एडवर्टीजमेंट के लिए है, ना कि खबरों के लिए। ये मेरा अनुभव रहा है। लेकिन लेकिन निवेदिता, सवाल ये भी है ना कि जिस चैनल को आप अलविदा कह के आई हैं, एबीपी न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, वही लोग घंटी बजाओ जैसे प्रोग्राम करते हैं, जो सो रहे हैं उन्हें जगाने का काम करते हैं, वही लोग हुंकार करते हैं, ऐसे से प्रोग्राम्स लाते हैं और आप आरोप लगा रही हैं। जी मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, अभी तक मैंने जो भी बताया है। हम्म। और उस पे बहुत सारे लोग जो हैं, जब भी मैंने वीडियोस वगैरह जब डालने शुरू किए, मैंने हाँ। अपना अनुभव बताना शुरू किया, मुझे उन्हीं चैनलों के रिपोर्टर्स का, जो लड़कियां हैं, उनके मैसेज आते हैं कि मैम बहुत अच्छा किया आपने, मैम आपने फाइनली कहा तो हम लोग तो बोल भी नहीं सकते, हमें तो निकाल देंगे। हम्म। मसला फंस जाता है ना सर, कि जितने भी लोग आते हैं, जो नई लड़कियां नए लड़के जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो दूर दराज से, गांव से, नहीं तो फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिली में इकलौते ऐसे हैं जो कि कमा रहे हैं। तो हम्म। ये सबसे बड़ा डर होता है, और यही रीजन है कि आपको पता होगा, आप मीडिया पर्सन खुद है, कि 15,000 की नौकरी पे रखा जाता है। आप सोचिए, नोएडा और दिल्ली में जहाँ पे 10,000 से एक रूम का किराया शुरू होता है, वहां पे आप हम्म। 15-15 हजार में बच्चों को रख रहे हैं, और काम कितना करा रहे हैं? 12-12 घंटे, 15-15 घंटे। तो ये जो डर होता है ना, इस वजह से कोई बोलता नहीं है। और हम्म। आप देखिए, जिन लोगों ने बोला वो कहाँ है आज? हम्म। उन्हें चैनलों को छोड़ करके जाना पड़ा, हम्म। उसके बाद से वो कंटिन्यू कर पाए। तो हम्म। ये आरोप जो है, ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। लेकिन मसला वही है कि हकीकत भी आरोप जैसा लगने लगता है जब बाकी लोग शांत रहते हैं तो। हम्म। और आप ये भी देखिए ना कि ये कितना रिटेलिएट कर पाते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है, मैं इतना बोल रही हूँ, या फिर मेरे से पहले जो रिपोर्टर बोलते रहे हैं, हम्म। उसके खिलाफ ये लोग खुले में क्यों नहीं मोर्चा खोल पाए? हम्म। क्योंकि इनके विक्टिम्स बहुत हैं, इन्हें पता है अगर एक के पीछे पड़ेंगे तो गुस्से में बाकी भी इनके पीछे पड़ जाएंगे। हम्म। तो यही कारण है कि ये रिटेलिएट बहुत नहीं कर पाते हैं, और ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि बाकी भी साथ में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो हमें जो जो लोग हमें देख रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि महिलाओं को जो है कि टीवी में काम करने का मौका बहुत कम दिया जाता है? जैसे आपने कहा कि 10-20 पुरुषों में कहीं एक महिलाएं होती हैं, 10-20 रिपोर्टरों में कहीं एक महिलाएं होती हैं, महिला रिपोर्टर्स होती है जो काम करती है, पता नहीं उन्हें बीट दिया जाता नहीं दिया जाता, कांग्रेस कवर करेंगी, बीजेपी कवर करेंगी, या आम आदमी पार्टी कवर कर पाएंगी या नहीं? जी देखिए, ये जो मौके मिलते हैं बहुत लेट से मिलते हैं, और तर्क दिया जाता है नहीं नहीं आप अच्छा देखो ना, कितने सारे एंकर्स बैठा रखे हैं। पर यह भी है कि एंकर्स का काम क्या है। हम्म। और रिपोर्टिंग के लिए जहां तक बात है, आप देखिए ज्यादातर जो बीट रिपोर्टर सीनियर्स हैं वो हम्म। मेल हैं, वो पुरुष हैं। हम्म। आप सारे चैनल उठा करके देख लीजिए, हम्म। चाहे क्राइम हेड हो, चाहे पॉलिटिकल हम्म। हेड हो, या फिर किसी भी कांग्रेस का, बीजेपी का, कोई भी जो हेड रिपोर्टर है, बीट रिपोर्टर है मेन, वो पुरुष है। हम्म। क्योंकि एक जो जैसे आमतौर पे भी बाकी हमारे समाज में कहा जाता है कि औरतों को राजनीति नहीं आती टाइप की चीजें, वो इनके भी दिमाग में आप मैं बता रही हूँ। और खासतौर से जो काफी सालों से लोग यहाँ पे हैं, खासतौर से जो अब कह सकते हैं कि बीच वाली अवस्था में है, कि ना बहुत बुढ़े हैं ना युवा हैं, ये लोग जो 10-15 साल से बैठे हुए हैं, इनकी आप बातें अगर सुनेंगे अकेले में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लोग हैं। ये जातिवादी हैं, ये जातिवादी हैं, हम्म। ये ब्राह्मणवादी हैं, हम्म। ये सांप्रदायिक हैं, हम्म। और ये हम्म। महिला विरोधी हैं। हम्म। ये वो लोग हैं जो कहा जाता है ना कि आज की पत्रकारिता 50 शब्दों में खत्म हो जाती है, जैसा कि हम्म। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप हम खड़े हैं। ठीक, हम्म। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। आप हम्म। एक रिपोर्टर से एक चीज पूछ दीजिए कि हम्म। आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा, वो नहीं बता पाएगा। हम्म। उसे जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। तो ये लोग जो है, ये अपना पूरा एक पितृसत्ता जो काबिज किए हुए हाँ, हाँ, लोग हैं, हाँ। ये कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाएं जो है इस पोजीशन में आए। और जो महिलाएं आती भी हैं, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि वो खुद वो हेड पोजीशन पे होते हुए भी कुछ कर नहीं पाती हैं। हम्म। वो क्यों करेंगी? क्योंकि उन्हें पता है कि रहना इन लोगों के साथ है, काम इन लोगों के साथ करना है। हम्म। तो वो नहीं बहुत ज्यादा विरोध कर पाती हैं। वो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहती हैं, और यही कारण है कि जब हेड पोजीशन पर महिलाएं पहुंचती हैं तो वो बाकी लड़कियों की बहुत मदद नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो डरती हैं इस बात से कि हमें हटा दिया जाएगा। तो क्या मैं समझूं कि प्रेस रिलीज पर ही पूरी मीडिया चल रही है? जो पुलिस ने कह दिया, जो सरकार ने कह दिया, जो अपोजिशन ने कह दिया, खोजी पत्रकारिता खत्म हो गई है? आपने लास्ट कब कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखी थी जिससे सरकार की चूल्हे हिल गई हो भारत में? आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इस क्वेश्चन से करूंगी। नहीं, मीडिया तो आपको दावा जो भी इस करती है। तरह के, देखिए, आप एबीपी न्यूज कहता है कि ऑपरेशन दुर्दांत हम चलाते हैं, और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका इंटरव्यू करके लाते हैं, जेल में बंद है। ये भी तो है खोजी पत्रकारिता ना?
जी बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। वो इंटरव्यू भी काफी अच्छा था जो मैंने देखा, लेकिन हम्म, पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, हाँ। इन्वेस्टिगेशन की, आपको याद है कि एक टाइम था कि पत्रिकाओं में रिपोर्ट छपती थी जब, हम्म, तो सरकारें गिर जाया करती थी, अधिकारी बिल्कुल जो है बर्खास्त कर दिए जाते थे। बिल्कुल वो बिल्कुल। अब नहीं होता है। मैं एक चीज और आपको बताती हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की आप बात कर रहे हैं, जैसे हम्म, क्राइम क्राइम रिपोर्टिंग की मैं बात कर लेती हूँ। पुलिस वालों से बना के रखना होता है क्राइम रिपोर्टर्स को। ठीक। बिल्कुल। तो पुलिस वाले अगर किसी केस में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हम्म, जिस राज्य के पुलिस वाले हैं उस राज्य के पत्रकार बहुत ज्यादा उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम्म, इसीलिए जब सुशांत सिंह का केस हुआ था तो दिल्ली बिल्कुल से रिपोर्टर ज्यादा भेजे गए थे, बिल्कुल क्योंकि मुंबई के रिपोर्टर मुंबई पुलिस से बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अपना काम होता है। बिल्कुल। ठीक। अब आप समझ सकते हैं इनके अपने पर्सनल काम निजी होते स्वार्थ हैं। होता है ना। बिल्कुल, ये इनको कहीं कुछ फंस गया है तो काम करवाना है, सारी हम्म, चीजें हैं, तो ये अधिकारियों से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो रिपोर्टर या फिर कोई पत्रकार अगर काम करता है और अधिकारी नाराज होते हैं, इसका मतलब है कि वो रिपोर्टर अच्छा है, उसकी रिपोर्ट अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन ये अब नहीं होता है। हम्म, यहाँ पे होता है कि पुलिस वाले भेजेंगे कि ये खबर है हम्म, या फिर ये प्रेस रिलीज है, उस पर खबर बनेगी। हम्म, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। आप वही मैं कह रही हूँ, आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आपने कब कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखी थी? नहीं एक देखी होगी आपने। भारत अब हिंडनबर्ग की बात होती है, लेकिन हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी तो संस्थान बंद करा दिए जाएंगे। किसी ने खबर नहीं चलाई कि जो है कि अडानी जी का अब फोटो लगाया जाए और बार बार दिखाया जाए, देखिए गौतम अडानी यही हैं जिन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। हाँ, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन निवेदिता, मेरा सवाल ये है ना अगला, कि आप ब्राह्मण हैं, शांडिल्य हैं आप कह रही हैं मीडिया वाले जातिवादी हैं, टीवी वाले खासकर, कैसे? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सही बात है, लेकिन आप हाँ, देखिए कि आप चैनलों की लिस्ट उठाइए, एम्प्लॉइज का नाम देखिए। हम्म, ठीक। और आप देखिए जब पैनल में सब बैठते हैं तो आपको मिश्रा, शुक्ले, पांडे, दुबे, त्रिपाठी, शुक्ला ही दिखेंगे। एंकर्स देख लीजिए, एंकर्स के टाइटल्स देख लीजिए। हम्म, ठीक। बतौर मैं कह सकती, क्योंकि मैं दोनों चीज देख रही हूँ सर, मैं ये हाँ, कह रही हूँ कि जैसा कि आपने कहा और मैं भी कह रही हूँ कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, तो हम्म, एज अ ब्राह्मण मैं ये भी देख रही हूँ कि शोषक तबका, अगर आप कहें एक कि शोषक तबका है ब्राह्मण, हम्म, ब्राह्मणवादी अगर हम बात करें हम्म, तो एज अ ब्राह्मण मैं उस तबके से आती हूँ, तो मैं वहां से हकीकत देख रही हूँ। हम्म, और एज अ महिला मैं शोषित तबके से आती हूँ, हम्म, तो मैं उसकी भी हकीकत देख रही हूँ। हम्म, मीडिया में आप देखिए कि कितने ही लोग ऐसे हैं हम्म, जिन जो कि एससी है, एसटी है। आपको एसटी तो मिलेंगे ही नहीं जल्दी, आपको हम्म, ट्राइब्स के लोग कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के। ठीक। हम्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहेंगे कि इंटरव्यू में उसने अच्छा नहीं बोला। हम्म, मेरी एक एक काफी बड़े सीनियर से मेरी बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी, इसी चीज को लेकर बहस हो रही थी। मैंने बोला मीडिया जो है जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है। हम्म, उन्होंने कहा ब्राह्मण अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़े होते हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम्म, ठीक। तो इंटरव्यूज में ब्राह्मण ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको शुरू से बोलना आता है। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि इंटरव्यू में जो है वो सब इनके हाथ में होता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। हम्म। ठीक। तो वहां पे चुनाव होता है, जाति बहुत बड़ा फैक्टर है सर। आप देखिए, लेकिन मैं अपने बैच की बात करती हूँ। लेकिन जी जी निवेदिता, मेरा, बिल्कुल। हाँ हाँ, लोग ये भी जानना चाहते हैं, मुझे लगता है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ लोग मन में चल रही होंगी चीजें, कि नवीन, ये भी पूछो कि मौके की बात जब आती है तो इनको मौका नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि अगर आप कहीं पर सीवी भेजते हैं, जो प्रोसेस होता है एचआर के पास आपने भेजा या जो एचओडी हैं उनके पास सीवी भेजा, अगर शर्मा, दुबे, तिवारी, त्रिवेदी, द्विवेदी, सिंह है, तभी कंसीडर किया जाएगा, वरना आपको पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, हटाओ इस सीवी को, सीवी कंसीडर करना ही नहीं है, शॉर्ट लिस्ट करना ही नहीं है। और जब अगर आप सिंह, दुबे, मिश्रा हैं तो आपके सीवी को कंसीडर किया जाएगा, इसके बाद कि आपको बुलाया जाएगा फोन करके। ऐसा भी होता है क्या? जी देखिए, वो तो काफी अंदर का प्रोसेस है, लेकिन मैं हाँ, एक और चीज आपको बता देती हूँ कि बीच में बहुत बैकलैश हुआ था इसको लेकर के। आपको याद होगा, काफी इंटरनेशनल जो संस्थान है बीबीसी टाइप के, उनको भी लेकर के बैकलैश हुआ था। तो उसको जो है क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि सीवी सारी मंगा लेंगे, हाँ, लेकिन इंटरव्यू में कहेंगे इसने अच्छा नहीं किया। हाँ, क्योंकि वहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सीवी रिजेक्ट होने पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सीवी किस बेसिस पे रिजेक्ट किया, उसके पास भी अनुभव है, वो भी नौकरी कर चुका है, या फिर क्या पता बिल्कुल। वो ज्यादा अच्छा होता, भले ही नया है, न्यू कमर है। हम्म, लेकिन इंटरव्यू में आप कह सकते हैं कि हमको इसका आंसर अच्छा नहीं लगा, उसको हम्म, पता नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। और ये भी है ना, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम्म, हो सकता है कि किसी से पूछा जाए कि भारत आजाद कब हुआ था, हो सकता है किसी से पूछा जाए कि वर्ल्ड वॉर 2 का कारण क्या था। तो हाँ, क्वेश्चंस में भी अंतर हो सकता है। हम्म, और इसमें बहुत ज्यादा बायसनेस है, ये खुली बायसनेस है। वही मैं कह रही हूँ कि आप
कुछ नहीं करना, आप केवल रिकॉर्ड्स उठा करके देख लीजिए, या फिर कहीं पे भी आप बात कर लीजिए, और किसी पिछड़ी जाति से आने वाले एम्प्लॉय से आप बात करिए। मैं कह तो रही हूँ क्योंकि ये मेरा भोगा हुआ यथार्थ नहीं है जो ब्राह्मणवाद के नुकसान है या जातिवाद के नुकसान है, ये मेरा भोगा हुआ यथार्थ नहीं है, ये देखा हुआ यथार्थ है। तो अगर आपको भोगा हुआ यथार्थ जानना है तो आप उन एम्प्लॉयज से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की चीजें होती हैं और कितना मुश्किल होता है उनके लिए सर्वाइव करना, कितना मुश्किल होता है उनके लिए सेलेक्ट होना। बहुत बड़ी बात है ये, और केवल जाति के लिए नहीं है, ये धर्म के लिए भी है। पूरा मीडिया सांप्रदायिक है, पूरा मीडिया सांप्रदायिक है। किस तरह की बातें होती हैं वो आप सुनेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। औरतों के लिए किस तरह की बातें हैं की जाती हैं कि अगर एक लड़की का प्रमोशन उतना ही होता है किसी लड़के का हुआ है जितना, तो कहा जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से जाकर के बैठी है। ये सारी चीजें, बहुत बातें होती हैं, यानी कैरेक्टर सवाल है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, कैरेक्टर सवाल है सीधा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसी की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा चलने लग जाएं, अगर लड़कों के चलते तो नहीं, लड़कियों के चलते तो उनको मुंह पे ताने मारे जाते हैं, भाई कि क्या बात है, एडिटर से आजकल मुलाकात हो रही है क्या। लेकिन ये भी कहा जाता है लड़कियों को बहुत जल्दी मौका दे दिया जाता है टीवी चैनल्स में। लड़के बेचारे काम करते रहते हैं, रीजनल वाले नेशनल में नहीं पहुंच पाते हैं। जी सर, देखिए दो तरह के सच होते हैं, एक पर्दे के सामने के, एक पर्दे के पीछे के। एक सच होता है दिखाने वाला, एक सच होता है जो कि सच में होता है। तो पर्दे के सामने आप कहेंगे कि लड़कियों को बहुत जल्दी मौका दिया जाता है मीडिया में सबसे बड़ा मौका यानी एंकरिंग, ठीक। वहां पे जो लड़कियां बैठाई जाती हैं, आपको क्या लगता है वो एक पत्रकार के तौर पे मौका दिया जा रहा है उनको? वो केवल और केवल जो मेल अटेंशन है, मेल गेज है, उसको लाने के लिए, ताकि यूथ रहे। आप देखिए ना, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने कहा था, रैंकिंग होती है, सेक्सियस्ट फीमेल एंकर, क्यूटेस्ट फीमेल एंकर, मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल एंकर। आप देखिए एक तरह के, मैंने एक पिक्चर भी लगाई थी, आप देखेंगे कि जो शोज चलते हैं उसमें जो पुरुष एंकर्स हैं वो पैर फैला के आराम से वेरी कंफर्टेबल बैठे रहते हैं कि ठीक है भैया ठीक है, दे आर वेरी कंफर्टेबल। और जो महिलाएं होती हैं उनको एक टाइप के कपड़े पहना करके एक तरह से बैठाया जाता है, वो कितने कंफर्टेबली बैठी हैं वो भी नजर आता है। आप इनके सोशल मीडिया चेक करिए, और कई चैनलों ने तो बकायदा मॉडल्स हायर किए हैं एज एन एंकर। मॉडल्स करते हैं, बिल्कुल, उनके पास अनुभव नहीं है मीडिया का। आपको क्या लगता है सबके पास डिग्री है मीडिया की? ये गुड लुकिंग लोग होते हैं एक तरह के, और उनको करना होता है। बाकी जो मैं वही कह, जो पर्दे के पीछे की बात है, जो बाकी मीडिया का मतलब लोग समझते हैं जो टीवी पे आ रहे हैं, जो पीछे काम, सबसे बड़ा मीडिया कौन है? जो पीछे काम कर रहा है, जो लोग आउटपुट में है, जो लोग एडिटिंग में है, असाइनमेंट में है, वहां पे कितने लोग हैं? आप जाइए, आपको लोग दिखेंगे नहीं। लड़कियां कितनी दिखती हैं आप जाइए पता करिए। और जो लड़कियां वो क्यों हमेशा बेसिक लेवल की एम्प्लॉय बन करके रह जाती हैं? एक चैनल से दूसरे चैनल पे जंप करना हो तो सब एडिटर से मर्दों को एडिटर बनाया जाता है, लड़कियों को पैसा भले बढ़ा दिया जाएगा, उनको सब एडिटर ही रखा जाएगा, बहुत जल्दी मौके नहीं मिलते हैं। लेकिन तो इसलिए कहते नहीं, ये एक बहाना होता है कि शक्ल देख करके हायर कर लिया। अच्छा। लेकिन आपने पंकज झा, दिबांग, रुबिका के साथ काम किया है जितना मुझे पता है, तो जो समस्याएं आप हमें बता रही हैं, जो चीजें बता रही हैं, तो क्या इन सभी को लेकर के कभी बात हुई हो इन लोगों से, दिबांग से, पंकज झा से, या रुबिका लियाकत से, या जो सीईओ साहब है अविनाश पांडे जी से? सर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पंकज झा सर की या फिर रुबिका मैम की। ये लोग जो हैं, ये क्योंकि ये एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, ओके, ये मैनेजमेंट वाले नहीं है। मैनेजमेंट में मेरी बात हुई है, मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, और उनसे कई लोगों की बात हुई है। पर मीडिया में फेवरेटिज्म बहुत है, मीडिया में चाटुकारिता बहुत है। आप जितने अच्छे से किसी की तारीफ कर सकते हैं, जितने अच्छे से उसका काम कर सकते हैं, आप भले रिपोर्टर अच्छे ना हो, आप चाटुकार अच्छे हैं, तो फिर आपको पत्रकार अच्छा होने की जरूरत नहीं है। तो जो एंकर्स हैं उनसे इस सिलसिले में वैसे ही बात नहीं होगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, वो भी मेरी तरह एक एम्प्लॉय है, उनकी भी समस्या मैनेजमेंट के पास जाती है। ये लोग एडिटर है ना? लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया है यहाँ पे किसी भी चैनल। मैंने केवल एबीपी में ही काम नहीं किया, मैंने लल्लन टॉप में काम किया, मैंने भारत 24 में भी काम किया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। पर हर जगह वही है, एक तरह की चीज है, एक ना अनकहा रूल इस्टेब्लिश होता है कि किस चीज पे बात करनी है, किस चीज पे नहीं करनी है। लेकिन अच्छा, हम भारत 24 की बात करें, अभी तो नया चैनल एकदम आया है कुछ महीनों पहले, तो वहां के जो जेसी हैं, जो आई थिंक मालिक हैं, वो जगदीश चंद्रा जी, तो क्या वहां पर भी ऐसा ही माहौल बना दिया गया था? अब तो आप देखिए वहां पे बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से मेरी कुछ रिपोर्टरों से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, वहां के एम्प्लॉइज से, और वहां के कई लोगों से मेरी बात हुई।
उन्होंने यही बताया, वहां पे एंकर ही फील्ड पे भेजे जाते हैं। वो आप देखिए, आप वहां पे आप देखिए एंकर्स का नाम अभी आप गूगल कर सकते हैं, आपको उसमें मिलेगा कि काफी नई नई लड़कियां जो एंकर हैं वो लेकर के आई गई हैं, और उन सबको जो है फील्ड पे उतारा गया। रिपोर्टर खत्म किए जा रहे हैं सर, इस समय रिपोर्टर खत्म किए जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि रिपोर्टर को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप, मैं ये हमेशा कहती हूँ, एक रिपोर्टर चाहे तो कभी भी बायस नहीं हो सकता है। कहीं आग लगी है तो रिपोर्टर ये कहेगा कि देखिए आग लगी है। बिल्कुल अब आग किस धर्म के लोग ने लगाई है ये अंदर वाले तय करते हैं। हम बिल्कुल बताते हैं कि आग ये लगी हुई है यहाँ पे और इतनी इतनी हानि हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, इसीलिए रिपोर्टरों से बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को, हम्म क्योंकि रिपोर्टर कहेगा कि हमने तो जो देखा बता दिया। हम्म। रिपोर्टर ये थोड़ी ना, रिपोर्टर को थोड़ी ना, जो पॉलिटिकल पैसे आते हैं बिल्कुल मीडिया बिल्कुल वालों को, वो रिपोर्टर के पास नहीं आते हैं, कभी नहीं बिल्कुल। आते। तो जो रिपोर्टर ये वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा मैनेजमेंट कर रहा है, उनको मैं कहती हूँ, अरे तुम्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है, तुम हाँ कितने हाँ। बदकिस्मत हो, तुम हम्म। फ्री में ये काम कर रहे हो, हम्म। क्यों करना है? वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, रिपोर्टर को हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए, और हम्म रिपोर्टर कभी बायस्ड हो ही नहीं सकता है। हम्म। तो ये सारी चीजें इसलिए एंकर्स उतारे जा रहे हैं जिनके कान में वो जो लगा रहता है कि ये बोलना है, हम्म और टीपी रहती है, हम्म लिख करके दिया जाता है, एंकर्स हम्म बोलते हैं। तो हम्म। सारे चैनल इसलिए एंकर बेस्ड हो रहे हैं। आप देखिए ना, जब भी कुछ बड़ी खबर होती है, पहले रिपोर्टरों की भरमार लेकिन रहती थी, अब ज्यादातर लेकिन एंकर रहती लेकिन है। निवेदिता, तमाम लोग कह रहे थे कि निवेदिता जब काम कर रही थी एबीपी न्यूज में, उसके बाद Live24 ज्वाइन किया, हालांकि कुछ समय बाद छोड़ दिया Live24 को, तो तब निवेदिता ने आवाज नहीं उठाई, तब इस तरीके से मीडिया खिलाफ जंग नहीं छेड़ा, और अब खुले मैदान में आ गई हैं, लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सर वैसे तो एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली भी रही हूँ, मैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एबीपी न्यूज ने मतलब मुझे ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया, सारी चीजें रही, उन्होंने मुझे एक पत्रकार के तौर पे स्टैब्लिश किया। बिल्कुल पर चीजें परिवर्तित होती हैं। बिल्कुल जो 5 साल पहले माहौल था वो अब मीडिया का नहीं है। मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रही हूँ कि ये मतलब मीडिया हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि धीरे धीरे स्थितियां बदतर होती चली गई। हर हम्म मीडिया संस्थान में जो 5 साल पहले लोग थे वो अब नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से मैनेजमेंट जो है लोगों को चेंज करता है। हम्म तो अंदर मेरी लड़ाई हर रोज होती थी, हर रोज, हम्म कि स्टोरी आइडियाज ऐसे देने हैं, मैं नहीं दूंगी ऐसे आइडियाज। मेरी इस स्तर पे लड़ाई हुई है कि हाँ ठीक है निकाल दीजिए, मैं हम्म ये नहीं करूंगी। हम्म। कई बार हुआ कि कई चैनल ऐसा आपको पता है जहाँ पे एचआर का मेल आता है कि 10 ट्वीट होना चाहिए जिसमें 5 में प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए। ऐसे भी मेल आते हैं? और यस, और वो करने से मैंने मना किया, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे संस्थान से निकाल दिया जाएगा, लास्ट हम्म आखिरी जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं। हम्म। और उसमें हाँ कि आप अपने संपादक का करिए ट्वीट, आप हमारे शोज जिसमें तारीफ हुई है हम्म। वो सारे, या फिर ऐसे ट्वीट जिसमें बहुत गुणगान हुआ है प्रधानमंत्री का। तो भारत 24 जिसकी मैं बात कर रही हाँ हूँ, हाँ, मैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बताती हूँ आखिरी, हाँ, हाँ हाँ। भारत 24। तो फिर मुझे लग गया था मुझे निकाल दिया जाएगा। हम्म। और कह सकते हैं एक आजकल मीडिया वाले ये भी करते हैं ना कि डायरेक्ट निकालते नहीं है आपको, वैसा माहौल कर देंगे ना कि आप हाँ, छोड़ दें। काम नहीं कर पाओगे तो आप। हाँ, आप काम नहीं कर सकते, आपको ऑफ स्क्रीन करें, रिपोर्टर मर जाएगा अगर वो, आप अगर आप राइटिंग वाले रिपोर्टर हैं, ठीक, अगर आप अखबार के हैं, आपकी खबर नहीं छपती, आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल आप टीवी के पत्रकार है, आप टीवी पे नहीं दिखेंगे, आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल आपको अपनी बीट पे अगर नहीं जाने दिया जाएगा, रिपोर्टर कॉन्टैक्ट से ही तो बनता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा, स्थिति ऐसी आ जाएगी। आपको बिल्कुल। ऐसी खबरें, आप अब देखिए स्टोरीज असाइन भी होती हैं चैनलों में रिपोर्टरों को, हम्म आपको ऐसी स्टोरीज असाइन की जाएंगी कि आपका जमीर गवाही नहीं देगा। और कहते हैं ना कि व्यवस्था को बदलना है तो व्यवस्था को अंदर अंदर से ज्वाइन करो फिर उसको बदलो। मैंने बहुत लड़ाई की है, मेरी बहुत लड़ाइयां हुई हैं। मुझे फिदायीन कहा जाता था मेरे चैनलों में, मुझे बोला जाता था क्रांतिकारी आ गई या फिर फिदायीन आ गई, लेफ्टिस्ट आ गई, जबकि कोई अब एक तमगा तो मेरे ऊपर नहीं ही है। लेकिन इस तरह की बातें कही जाती थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी लड़ाइयां बहुत हुई हैं। लेकिन आप उस समय के भी आप मेरे ट्वीट्स वगैरह भी देखिए, मैंने हम्म। हमेशा क्वेश्चंस किए हैं। मेरी जो वो खबर थी जिसमें कट्टर हिंदू लोग भाग रहे हैं, उस तरह की रिपोर्ट आप कहाँ कर सकते हैं, पर मैंने किया और मैंने चलवाया, जबरदस्ती चलवाया मैंने। वो खबर टीवी पे नहीं चली थी, मैं आपको ये बता देती हूँ, हम्म। वो खबर वेब पे चली थी, वो टीवी पे नहीं चली थी, क्योंकि वेब की खबरें तुरंत फिर पास हो जाती हैं, अच्छा तो इसलिए अच्छा। वो मैं खबर जो निवेदिता, मैं समझना चाहता हूँ कि आजकल हम देखते हैं जैसे हिंदू मुसलमान को झगड़ा है, कुछ और है, अगर आरोपी जो है मुसलमान है, जैसे आपने देखा कि किस तरीके से श्रद्धा वाले केस में हुआ, हालांकि जो आरोपी था वो पारसी था, मुसलमान नहीं था, टीवी मीडिया ने पहले घोषित कर दिया
कि वो मुसलमान है। तो ऐसी खबरों को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, दिखाया जाता है, एजेंडा बनाया जाता है, तमाम शोज में चलाए जाते हैं, उस खबर को डिबेट करवाया जाता है। लेकिन जब कोई आरोपी जो है वो खासकर सवर्ण होता है, ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, तो फिर उस खबर को दबा दिया जाता है। जी देखिए, सवर्ण तो छोड़ दीजिए, अगर हिंदू हिंदू का मसला है या फिर मुस्लिम मुस्लिम का मसला है, हाँ। तो भी उस खबर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई खबर आती है ना और उसमें आरोपी का नाम मुस्लिम है, तो फिर जो ग्रुप्स होते हैं ना उसमें हो जाता है, इस खबर को चलाओ यार, ये खबर बड़ी बनेगी। इस तरह से होता है, हंगामा हो जाता है, अरे इसमें देखो आरोपी मुस्लिम है, या फिर देखो विक्टिम मुस्लिम है, आरोपी हिंदू है, इसको जरा देखो तो। हालांकि वो वाला मसला कम होता है, उल्टा वाला ज्यादा होता है कि आरोपी हाँ। मुस्लिम है और विक्टिम हिंदू है। उसको बहुत ज्यादा बड़ा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक केस हुआ था मंगोलपुरी का, जिसमें 5 लड़कों ने मिलकर के एक लड़के को मार दिया था, 2 साल 3 साल पहले की बात है। उसमें 4 आरोपी हिंदू थे, 1 आरोपी मुस्लिम था। मुझे कॉल आया कि ये बता, ये जो मुख्य आरोपी है मुस्लिम है। मैंने बोला वो मुख्य आरोपी नहीं है, सारे आरोपी हैं मुख्य, पांचों को पांचों ने मिलकर मारा है। नहीं नहीं, लेकिन वो मुस्लिम है कि नहीं है? मैंने बोला हाँ है। अच्छा अच्छा ठीक है। और खबर फिर चल रही है कि मुख्य आरोपी मुस्लिम है और उसने हिंदू को मारा है। तो आप जैसे कि हम, आप भी पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे, हम भी रहे हैं, आपको याद होगा हम लोग को सबसे पहले एथिक्स में क्या पढ़ाया जाता था? धर्म नहीं बताना है, नाम नहीं लेना है। लेकिन ये एथिक्स कोई मायने नहीं रखते। और आप जाति और धर्म तो छोड़ ही दीजिए, आपको पता है जैसे ही पता चलता है कि किसी लड़की, खासतौर से लिव इन में रहने वाली लड़की या गर्लफ्रेंड का हाथ है किसी चीज में, आप रिया चक्रवर्ती का केस देखिए, आप श्रद्धा मामले में देखिए, श्रद्धा तो विक्टिम थी, बिल्कुल, लेकिन श्रद्धा कहा गया श्रद्धा मैं आपसे नाराज हूं, आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लड़कियों को घर से बाहर, आप अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे चली गई? यानी कि सारी लड़कियों को, मुझे भी अपना काम सब कुछ बंद करके, और जो बोल रहे हैं एंकर्स रिपोर्टर्स वो भी लड़कियां हैं, कि आपको भी अपना काम सारा बंद करके वापस अपने घर चले जाना चाहिए। आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। तो अगर विक्टिम या आरोपी लड़की हो तो भी ये बहुत सही होता है कि भैया चलो अब इस पर विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। पूरा कल्चर चल गया विक्टिम ब्लेमिंग का। अब देखिए हर केस में लड़की फिर रही क्यों लड़के के साथ, बाकी सारे केसेस में नहीं पूछा जाता है। आप देखिए ना, जब चोरी होती तो कोई भी मालिक से नहीं कहेगा अरे तुमने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई, लेकिन अगर लड़की के साथ अपराध हुआ अरे बाहर क्यों निकले थे, जरा सीसीटीवी निकालो तो किसके साथ है क्या। उस आप अभी आप जो दिल्ली में जिस लड़की को स्कूटी जिसको घसीट दी गई थी, आपको याद है उसकी दोस्त के ऊपर कितना ज्यादा, उसके दोस्त को मेन आरोपी बनाया जा रहा था, याद होगा आपको, कि वो छोड़ के क्यों गई, वो चली क्यों गई? बिल्कुल उस पर सवाल उठता है। लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो लोग आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने घसीटा है उसको, तो महिलाएं, जो मैं अभी काफी देर से कह रही हूँ, जो भी पिछड़े लोग हैं, शोषित तबका है, वो उनको ब्लेम करना ही करना है, जो कि हमेशा से रहा है, पितृसत्ता में, ब्राह्मणवाद में, जातिवाद में और सांप्रदायिकता में, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये केवल कहने के लिए आवाज उठाते हैं। दिक्कत यही है कि अगर ये खुले में घोषणा कर देते कि हम इस जाति के मीडिया हैं, हम इस धर्म के मीडिया हैं, हम पुरुषों के मीडिया हैं, या फिर हम इस पार्टी के मीडिया हैं, तो दिक्कत नहीं होती। ये खुद को कहेंगे कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। दिक्कत ये है कि ये जो चाल चेहरा और चरित्र वाली बात है, ये इनका सब कुछ अलग अलग है। तो ये जो सब शो लेकर के आते हैं, घंटी बजाओ हुंकार, ये सब बेकार है। सिर्फ एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक संस्थान को खुश करने के लिए है। पूरी मीडिया का है सर ये। वो तो मतलब अब तो ये बोलने वाली भी बात नहीं रही ना। आप देखिए शोज कैसे कैसे आ रहे हैं। अब एडवर्टीजमेंट और खबर में अंतर पता चलना बंद हो जाए, इसका मतलब है कि पत्रकारिता खत्म हो रही है। आप ऐड और खबर में अंतर नहीं पता लगा सकते। तो आप देखिए सरकार की खबरें ऐड की तरह चलती हैं, ऐड खबरों की तरह चलते हैं। समय बहुत कम है निवेदिता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जनता के पास अब अल्टरनेट मीडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। जो यूट्यूब है, डिजिटल मीडिया है, थोड़ा बहुत सच वही दिखा देते हैं, वरना टीवी सब उम्मीद जनता ना करे। बिल्कुल, देखिए टीवी आप अच्छा काम भी करेंगे तो खरीद लिए जाएंगे। हाल फिलहाल का एग्जांपल आपको याद होगा। बिल्कुल, जो भी लोग स्टैंड लिए जाएंगे वो मारे जाएंगे, आपकी कलम तोड़ दी जाएगी। यही हुआ है, सबके साथ हो रहा है। तमाम रिपोर्टर्स जो हैं अब छोड़ करके यूट्यूब पे आ चुके हैं, तमाम एंकर्स जो अच्छे थे वो छोड़ करके यूट्यूब पे आ चुके हैं। जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो आ गए हैं, जो कि इशारों पे नहीं बोल रहे, जो कि केवल टीपी पढ़ के नहीं बोल रहे हैं। और मैं बता रही हूँ, मैं कभी वापसी अब चाहूं भी तो नहीं कर सकती हूँ। मैं ब्लैकलिस्टेड हूँ। ये इतने डरे हुए लोग हैं, अब कोई मुझे नहीं पूछेगा। और मुझे, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ मुझे कोई पूछे, अब मेरा जो अनुभव रहा, क्योंकि मैं छोड़ने के बाद कहीं और ज्वाइन कर सकती थी,
बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मौके भी थे, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं करना था। मुझे लगा अंदर से लड़ाई कब तक कोई लड़े, और अकेले अंदर से लड़ाई एक आदमी नहीं कर सकता है। जी लोगों को बुलाना पड़ेगा, साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी होगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। अब अपना ही चलाना है, अपना ही चलाना है, करना हाँ है, हाँ बिल्कुल सच दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो तमाम संस्थानों को, मैं एनजीओ को जो महिलाओं के लिए काम करते हैं उनके लिए भी काम करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, बिना कुछ फीस लिए, बिना कुछ भी पेमेंट लिए। मैं कह रही हूँ मैं उनके लिए भी काम करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं एक गांव से आती हूँ, तो मुझे पता है कि एक गांव से निकल करके जो आना कितनी कितनी मुश्किल की बात है। मुझे 10 बार बोला जाता था तुम लगती तो नहीं हो गाँव की हो, इस तरह की बातें। आपके लिए गाँव की इमेज क्या है फिर? ये किस तरह की बातें हैं? तो वो सारी चीजें मैंने देखी है कि पिछड़ी जो महिलाएं हैं, या फिर पिछड़े तबकों से आने वाली, पिछड़े जगहों से आने वाली, मैं तो उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। मैंने तो एनजीओ को बकायदा मेल डाल रखा है कि अगर आपको मेरी जरूरत हो आप बताइए, मैं आपके लिए बिना पेमेंट काम करूंगी, और दलितों मैं इन की सारी चीजों पर काम करते रहूंगी। दलितों की बात, शोषितों की बात, पीड़ितों की बात, वंचितों की बात, ये जो मनवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, ये उसके लिए काम नहीं करता। ये काम करता है एक व्यक्ति, एक संस्थान को चमकाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहां पे अगर कोई भी बहुत हाँ। बड़े लेवल का भी आदमी कर, अगर सीईओ भी करना चाहेगा ना, तो वो हटा दिया जाएगा, आप खरीद लिए जाएंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है? जी 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 जो जो स्तंभ बने लोग थे, जी जी आवाज उठाने वाले, जो जी सालों से थे, उनके पास क्या ऑप्शन बचा? आप ये बिल्कुल। बताइए ना। आपका चैनल खरीद लिया जाएगा, समय की बहुत आपके कमी पैरों है, तले जमीन खिसका दी जी जाएगी। जी, नहीं जी, मिलता, समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय बहुत दिया, शुक्रिया सर। मीडिया की जो सच्चाई है उसको बयां किया। दोस्तों, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।